हेलो बच्चों, बोर्ड को 4 सीरीज का सेकंड लेक्चर, फर्स्ट चैप्टर का सेकंड लेक्चर है और ये रिकॉर्डेड लेक्चर है दोस्तों। हो सकता है कभी कभी आपको प्रीमियर मिले, लेकिन वो रिकॉर्डेड ही होता है। और ये छोटे छोटे लेक्चर हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, 25 से 30 मिनट के लेक्चर, जिसमें एक टॉपिक हम कवर करते हैं। पिछली बार हमने कवर किया था इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। आज हम कवर कर रहे हैं इस चैप्टर में कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ की दो फॉर्म होती हैं, एक होता है स्केलर फॉर्म और एक होता है वेक्टर फॉर्म। तो इससे इस बार चूंकि सेकंड टर्म में पेपर आएगा एमसीक्यू टाइप, तो इस बार काफ़ी चांस है कि इसमें से एमसीक्यू या असर्शन रीजन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप दो चार्ज देख रहे होंगे। इन दोनों चार्ज में अट्रैक्शन या रिपल्शन कुछ भी हो सकता है। दो इंसानों के बीच में अट्रैक्शन रिपल्शन दोनों हो सकता है। आज जो दोस्त है कल वो दुश्मन बन सकता है। आज जिससे प्यार है कल उससे नफरत हो सकती है, और नफरत भी इतनी ज़्यादा कि आप सोच नहीं सकते। तो कई बार आप सोचते होंगे यार ये वही है जो मुझे इतना प्यार करती थी। ओ भाई, है ना। तो ये क्या थ्योरीज हैं, इसको थोड़ा थोड़ा पर्सोनिफाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। इसको आपको थोड़ा सा अट्रैक्शन देने की कोशिश कर रहा हूँ अपने लेक्चर के लिए। तो जब इंसानों के बीच में अट्रैक्शन के बाद रिपल्शन हो सकता है, तो चार्ज जो होते हैं, चार्ज पार्टिकल, उनके बीच में भी अट्रैक्शन रिपल्शन दोनों एग्जिस्ट करते हैं। ये सब आपको पता ही है। प्लस प्लस के बीच में रिपल्शन, माइनस माइनस के बीच में रिपल्शन, और प्लस माइनस के बीच में अट्रैक्शन, माइनस प्लस के बीच में भी अट्रैक्शन। लेकिन क्या आपको पता है दोस्तों, इस लेक्चर के शुरुआत में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको पता है माइनस प्लस के बीच में भी रिपल्शन हो सकता है। माइनस प्लस के बीच में रिपल्शन हो सकता है, और इतना हो सकता है आप सोच नहीं सकते। तो उसके बारे में बात करेंगे। कमेंट करना अगर किसी को पता हो कि क्या दो अपोजिट चार्ज के बीच में भी रिपल्शन हो सकता है क्या, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर ये दो चार्ज हैं, देखिए जब ये पास आते हैं दोनों, इन चार्ज का नाम रख लेते हैं पप्पू गप्पू। तो पहले इनमें अट्रैक्शन है, दोनों एक दूसरी तरफ आ रहे हैं। फिल्मों में आपने देखा होगा हीरो हीरोइन ऐसे चलते हैं दूसरी तरफ, ये ऐसे स्लो मोशन दिखाते हैं। राधा उधर से, किशन उधर से हीरो आता है, और फिर बीच में आके गले मिल जाते हैं। आजकल तो गले मिलना दिखा देते हैं, पहले दो फूल को ऐसे ऐसे करते थे। पहले थोड़ी सी सेंसर बोर्ड स्ट्रिक्ट था, अब थोड़ा ढीला पड़ गया। तो ये देखिए दोनों चार्ज पास आ रहे हैं और फिर दूर जा रहे हैं, रिपेल हो रहा है इनके बीच में। तो असल में क्या है इसका फंडा, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे पास 25 से 30 मिनट ही हैं, और मुझे आपको एमसीक्यू भी करवाने हैं 4-5, असर्शन रीजन का क्वेश्चन भी करवाना है, और पूरी थ्योरी पढ़ानी है। तो पूरा लेक्चर देखिएगा, बीच में मत छोड़िएगा, बहुत फायदा होगा आपको। आप चाहे कोई भी लाइव क्लास ज्वाइन कर लो, इस लेक्चर से बराबर टक्कर का लेक्चर आपको मिलेगा नहीं पूरे यूट्यूब पर। मैं आपका दोस्त, आपका फिजिक्स गुरु अनुराग त्यागी। यहाँ पर दोस्तों देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये दो पॉजिटिव चार्ज अगर होते हैं, एक पॉजिटिव और पॉजिटिव, हम जनरली कहते हैं इनमें रिपल्शन होगा, और होता भी है। ये इस पर फोर्स लगाता है और ये इस पर फोर्स लगाता है। इसी तरह अगर एक चार्ज पॉजिटिव होगा और दूसरा चार्ज नेगेटिव होगा तो उनमें अट्रैक्शन होगा। ये बात भी बिल्कुल सही है, 16 आने सच है। लेकिन क्या आपको पता है, जब दो चार्ज दोनों सेम चार्ज हो तो रिपल्शन तो हो गई, लेकिन अगर दोनों चार्ज अपोजिट हो, मान लो ये चार्ज प्लस है माइनस है, हाथ नहीं आ रहे हैं मेरे, तो भाई इनमें क्या होगा, देखो ये चार्ज प्लस और ये चार्ज माइनस, तो इनमें एक लिमिट तक तो अट्रैक्शन होगा और उसके बाद इनमें रिपल्शन हो जाएगा। जिस बच्चे को पता हो वो कमेंट करके बताना कि क्या कंडीशन होती है जब दो अपोजिट चार्ज में भी रिपल्शन लग सकता है। मैं आपको पूरी बात बताऊंगा, अगर आज इस लेक्चर में नहीं बता रहा हूं कि जब दो अपोजिट चार्ज होते हैं उनमें भी रिपल्शन हो सकता है। आपको तो आज तक यही पढ़ाया गया है कि सेम चार्जेस में रिपल्शन और अपोजिट चार्जेस में अट्रैक्शन होता है। लेकिन क्या आपको पता है दोस्तों, अपोजिट चार्ज में भी रिपल्शन हो सकता है? वो आप कमेंट करके बताइएगा अगर आपको पता हो तो। फिलहाल बात करेंगे कूलम्ब्स लॉ की। कूलम्ब्स लॉ हिंदी में कहते हैं इसको, जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था मैं हिंदी के भी वर्ड बताऊंगा। कूलाम का नियम, कूलाम का नियम, कूलम्ब्स लॉ। सिंपल सा लॉ है, ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करूंगा। ये लॉ कहता है कि अगर दो चार्ज हों, इस बार हम पॉजिटिव निगेटिव की बात नहीं कर रहे हैं, हम बस आपको बात बता रहा हूँ मैं आपको कि भाई एक चार्ज Q1 और एक चार्ज Q2। थोड़ा थोड़ा मेरे अंदर, मेरी भाषा के अंदर बिहारी वो आ गया है, भोजपुरी टाइप का। मैं भोजपुरी भाषा सीखने की कोशिश कर रहा था। तो Q1 Q2 और इनके बीच की डिस्टेंस मान लो कितनी है, R। तो देखो ये है। अच्छा, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। पहली बात, ये दोनों चार्ज पॉइंट चार्ज होने चाहिए। पॉइंट चार्ज मतलब कूलम्ब्स का जो लॉ है वो केवल पॉइंट चार्ज के लिए अप्लाइड है। डिस्टेंस सेंटर से बहुत से बच्चे एग्जाम में, इस बार तो खैर आपका पेपर जो होगा फर्स्ट टर्म का वो ऑब्जेक्टिव होगा, लेकिन कई बच्चों को मैंने देखा है कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो सेंटर से डायग्राम बनाते हैं तो इस तरह का बनाते हैं जल्दबाजी में। ये कुछ बच्चे ऐसे, यहाँ से यहाँ। अरे भाई ये है डिस्टेंस सेंटर से सेंटर,
तो ये लॉ क्या कहता है कि भाई ये दोनों जो चार्ज रखे हुए हैं ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे और फोर्स की नेचर इस बात पे डिपेंड करेगी कि उनकी नेचर खुद कैसी है, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव और निगेटिव नेगेटिव रिपल्शन और पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पेयर में अट्रैक्शन होगा, है ना, जनरल केस में। जबकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अपोजिट चार्ज में भी रिपल्शन हो सकता है। तो कूलम साहब ने क्या बताया हमें, उनकी बात को हम पीले कलर से लिखेंगे। उन्होंने बताया कि इनके बीच का जो म्यूचुअल फोर्स होता है, और एक बात सुनिए, अगर एक चार्ज बड़ा है एक चार्ज दूसरा छोटा है तो उनके बीच का जो म्यूचुअल फोर्स होता है वो सेम होता है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि बड़ा चार्ज छोटे पर ज़्यादा फोर्स लगा देगा और छोटा चार्ज बड़े पर कम फोर्स लगा देगा। उनके बीच का जो फोर्स होता है, म्यूचुअल फोर्स, वो बराबर होता है दोनों का। तो कूलम ने क्या बताया हमें, कूलम साहब ने, उन्होंने बताया कि इनके बीच के फोर्स को अगर F मान लें, वेदर इट इज ऑफ अट्रैक्शन वेदर इट इज ऑफ रिपल्शन, तो दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द बोथ चार्जेस एंड द चार्जेस मस्ट बी पॉइंट चार्जेस, रिमेंबर रखना, और दैट फोर्स विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द चार्जेस। सेंटर ऑफ द चार्जेस केमिस्ट्री में जब आप पढ़ते हो एटम की रेडियस तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार जो बीच की डिस्टेंस होती है ये वाली, ये छोटी होती है और बॉन्ड लेंथ बहुत बड़ी होती है, या रेडियस बहुत बड़ी होती है और बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। अगर मैं इन दोनों को मिला दूं बच्चों, फर्स्ट एंड सेकंड, तो F प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये जो बोर्ड को फोर्स सीरीज है हर साल अलग अलग चलेगी, ये बोर्ड को फोर्स सीरीज 2 है। बोर्ड को फोर्स सीरीज 1 मैंने बनाई, उसको मैं पूरा नहीं कर पाया, उसको मैंने वहीं छोड़ दिया, मुझे कोरोना हो गया बीच में, और अब बोर्ड को फोर्स सीरीज 2 हमने शुरू करी है। मैं चाहता तो वहीं पर शुरू करता, मैंने कहा नई एक सीरीज बनाते हैं। तो ये पहले चैप्टर का सेकंड लेक्चर, तो रोज एक लेक्चर मिलेगा आपको, या हो सकता है 2 भी लेक्चर मिले छोटे छोटे। तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये एक रिलेशन बन रहा है, इसको भी इक्वेशन नहीं बनाते। और आपको पता है प्रोपोर्शनलिटी के साइन को एक वरदान मिला हुआ है, भगवान ने इसको एक वरदान दिया, यदा यदा ही प्रोपोर्शनलिटी साइन वहां पर होगा, तदाम तदाम वहां पर एक इक्वल टू साइन लगेगा और उसके बदले में एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा हमें। तो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हजारों साल पहले प्रोपोर्शनलिटी के साइन ने भगवान की पूजा करी, क्या करी, तपस्या करी। भगवान आए, भगवान ने कहा बताओ क्या वरदान मांगना है बच्चा, कि भगवान जहां भी मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन उठाऊं पहले लोग मुझे सिर पर चढ़ाते हैं और फिर एक उठा के फेंक देते हैं। ये दुख मुझसे सहा नहीं जाता प्रभु। भगवान ने कहा क्या चाहते हो, कि भगवान ऐसा कुछ करो कि मुझे इसके बदले में कुछ तो मिले, मुझे लोग निकाल के फेंक देते हैं बीच में से। तो उसने कहा अच्छा बच्चा चिंता मत कर, आज के बाद देखो यहां पर भी ऐसा ही हुआ। F प्रोपोर्शनल था Q1 Q2 के, और बीच का क्या था R स्क्वायर, नीचे डिस्टेंस। और ये है यहाँ पर इसका डायग्राम, ये देखो ध्यान से देखो सारे बच्चे, देख लो यार, देख लो भाई, ठीक है। और बीच की डिस्टेंस कितनी है R। तो प्रोपोर्शनलिटी के साइन को वरदान मिला कि जब जब तुझे हटाया जाएगा आज के बाद, तो तेरी जगह पर एक कांस्टेंट आएगा और उस कांस्टेंट को तेरे बिना लाया नहीं जा सकेगा। मतलब जब जब तू हटेगा तभी तभी कांस्टेंट आएगा। और इससे एक फायदा होगा, प्रभु मुझे क्या फायदा होगा इससे, कि इससे फायदा होगा कि जब भी कोई कांस्टेंट दिखेगा तो सब समझ जाएंगे कि यहाँ पर कोई कौन था, यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी का साइन था। जैसे वो गाना है, बस इतना याद रहे एक साइन और भी था, प्रोपोर्शनलिटी का साइन है ना। तो देखो ये साइन और ये साइन, हर जगह इसकी वैल्यू अलग अलग होगी। प्रभु मेरी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी क्या, मेरा नाम ही कांस्टेंट है कि नहीं, नहीं बेटा, तेरी वैल्यू हर जगह अलग अलग रहेगी। कैसे प्रभु मेरी जगह, कि जैसे जैसी इक्वेशन बनेगी वैसी वैसी तेरी वैल्यू बदलती रहेंगी। लोगों का दिमाग घूम जाएगा, सर चकरा जाएगा, खासकर बायोलॉजी वाले बच्चों को तो इतने चक्कर आएंगे कि उन्होंने सोचा ना होगा कि कितने, कि हर केस में तेरी वैल्यू अलग होगी। जैसे यहाँ पर ये चार्ज रखा है और इस चार्ज को अगर हमने एक मीडियम में रखा है, क्योंकि कहीं तो रखोगे ना आप, तो मान लो उस मीडियम का एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, हर मीडियम का एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है के। अगर आपको पता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। तो ये के और ये के में डिफरेंस है, ये के कैपिटल लिया मैंने, वो के स्मॉल लिया। तो यहाँ पर F इज इक्वल टू के की जो वैल्यू है बाई एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंट लिख देना। अब आपने एक्सपेरिमेंट तो किया नहीं, फिर भी लिख देना, इंप्रेशन पड़ेगा। कैपिटल के है, इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और के। यहाँ पर मैंने के लिखा है, के नॉट लिख दूं एयर के लिए, तो एप्सिलॉन नॉट मत लिखो, भी एप्सिलॉन लिख लो बस, ठीक है। मैं एप्सिलॉन लिख रहा हूँ यहाँ पर, एप्सिलॉन के। अभी मुझे नहीं पता एयर है क्या है, मुझे नहीं पता। जो भी मीडियम है उसका परमिटिविटी, इसको बोलते हैं परमिटिविटी,
मीडियम की परमिटिविटी कितनी है। एक परमिएबिलिटी होता है, इसका बड़ा भाई, वो मैग्नेटिज्म में आएगा, ये परमिटिविटी है। तो यहाँ पर नई चीज़ें आ गई। देखो फिजिक्स में ये दिक्कत है। अच्छा, बहुत से लेक्चर मैंने देखा है, बहुत से टीचर क्या करते हैं, बच्चे भी ये गलती कर देते हैं, बहुत से टीचर क्या करते हैं भाई, इसके प्रपोर्शनलिटी के हटाते ही डायरेक्ट बच्चों को लिखवा देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। गलत। असल में के की वैल्यू ये होती है। और अगर इफ मीडियम इज एयर, अगर मीडियम एयर है बच्चों, अगर मीडियम एयर है तो भाई पता चला कि जो एप्सिलॉन होता है इसको तो लिखते हैं फिर एप्सिलॉन नॉट, और जो के होता है स्मॉल वाला ये होता है 1। मतलब एयर का या वैक्यूम का, फिजिक्स में एयर और वैक्यूम को एक ही चीज़ माना जाता है और इसमें डबल यू बनता है, ठीक है ना। जबकि एयर का उल्टा वर्ड होता है वैक्यूम। देखो कमाल, देखिए फिजिक्स कितना भेदभाव रहित सब्जेक्ट है। एयर का उल्टा वर्ड होता है वैक्यूम, अपोजिट वर्ड, लेकिन फिजिक्स में हर वैल्यू कांस्टेंट की जो एयर की होती है वही वैक्यूम की भी होती है। कमाल की बात, देखिए फिजिक्स कितना प्यारा सब्जेक्ट है बच्चों। मान गए नहीं मान गए? तो अगर दोनों मीडियम, जो दोनों चार्ज हैं वो एयर में रखे हों या वैक्यूम में रखे हों, तो उस टाइम एप्सिलॉन की वैल्यू बन जाती है एप्सिलॉन नॉट और के की वैल्यू बन जाती है 1। अच्छा, जो बच्चों को नहीं पता वो समझ लो। यहाँ पर आप लिखोगे पहले कैपिटल के, फिर आप लिखोगे वेयर बाय एक्सपेरिमेंट के की वैल्यू पता चली कितनी, 1/4 पाई एप्सिलॉन के। वेयर एप्सिलॉन को बोलते हैं परमिटिविटी, परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब आधे बच्चों को तो यही नहीं पता होता परमिटिविटी का मतलब क्या होता है, बस वो रट्टा मार लेते हैं परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अरे टीचर से पूछो तो सही परमिटिविटी का मतलब क्या है, बताता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, रुक जाओ। हाँ 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 यार बता रहा हूँ भाई 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 1 मिनट यार, मेरे अच्छे भाई बहन हो ना, मेरे प्यारे दोस्त हो ना, 1 मिनट दोगे ना मुझे, 1 मिनट रुक जाओ, 25-30 मिनट में खत्म करेंगे। और के क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम 1 मानते हैं, तो के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। दोनों वैल्यू, दोनों चीज़ें क्या होती हैं बता देता हूँ। देखो अगला पेज पे चलते हैं, और यहाँ पर एक बात सुन लो, अगर ऐसा हुआ कि एप्सिलॉन को एप्सिलॉन नॉट लिख दिया और के को 1 लिख दिया, उस केस में मेरे प्यारे बच्चों ये जो कैपिटल के था नाउ अब क्या बन जाएगा, ये कैपिटल के क्या बन जाएगा, कैपिटल के ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसकी जगह 1। तो क्या बना, बस खाली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसी की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब बताइए कितने स्टेप छोड़ के आपको पढ़ाया जाता है। टीचर क्या करते हैं जल्दबाजी में, टीचर इसके बाद डायरेक्ट लिख देते हैं के की वैल्यू, के भी लिखते हैं, इसके बाद डायरेक्ट बताते हैं आपको, कमेंट करके बताइएगा आपके साथ ऐसा हुआ क्या। डायरेक्ट लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r², और इसके बाद सीधा लिखते हैं 9 × 10⁹ Q1 Q2/r²। और बच्चा पूछता है अरे मास्टर जी ये कैसा आ गया, अरे नालायक ये इसकी वैल्यू। अच्छा मास्टर जी याद कर लिया मैंने, सर याद कर लिया, मैम याद कर लिया, बस यही गड़बड़ हो गया। शुरुआत में आपको लगेगा अनुराग सर आप फालतू की चीज़ बता रहे हो, हम क्यों करें, हम तो डायरेक्ट लिखेंगे। लेकिन जब कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट को आप पढ़ते हो तो आपको सारी चीज़ें समझनी ही पड़ती हैं, आज नहीं तो कल। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी कहावत है। इसी तरह अगर आप कुछ भी छोड़ोगे फिजिक्स में तो कभी ना कभी वो आपको फोड़ेगा बीच में पकड़कर। हर चीज़ को समझिए। अब मैंने आपसे पूछा था परमिटिविटी क्या होती है। देखो परमिटिविटी का मैं समझाने के लिए थोड़ा एग्जाम्पल दिया करता हूँ, और ये एग्जाम्पल सब मैंने खुद बना रखे हैं, मतलब ये एग्जाम्पल कहीं किसी बुक में नहीं मिल सकते आपको। परमिटिविटी का मतलब क्या है, आपके दोस्त की बहन की शादी है, एग्जाम्पल, एक छोटी सी कहानी है, दोस्त की बहन की शादी, तो आपकी बहन हुई, यानी कि मेरे दोस्त की बहन की शादी है, चलो मेरे दोस्त की बहन की शादी है, उसने मुझे बुलाया भाई अनुराग आ जा। उनके घर में मैंने क्या देखा, यहाँ गेट है, गेट के बाद ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम के बाद एक लॉबी, फिर पीछे 2 रूम हैं, ये रूम, फिर ये रूम बड़ा, और ये रूम एक अंदर का रूम है इनका, अंदर का रूम, स्टोर रूम कह सकते हो आप इसे। स्टोर रूम मतलब इसमें वो सारी कीमती चीज़ें रखते हैं अपनी, ज्वेलरी वगैरह, ज्वेलरी यहाँ रखी है, दुल्हन की ज्वेलरी यहाँ रखी है। तो अब आप उसके घर गए, मैं भी गया, मैं तो उसका पक्का दोस्त हूँ, आप मेरे साथ आए हो, तो उसने पूछा भाई ये कौन है, मैंने कहा मेरा दोस्त है। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं आ जाइए। तो क्या करेगा, आपके दोस्त को मतलब मेरे दोस्त को यहाँ बैठा देगा ड्राइंग रूम में, और मुझे इस रूम तक ले जाएगा, इस रूम तक भी ले जा सकता है, लेकिन वो मुझे इस रूम में जहाँ पर लेडीज़ हैं, यहाँ पर लेडीज़ हैं सारी, संगीत हो रहा है, लेडीज़ संगीत, हाय बनोरी हाय हाय दुल्हारे, लेडीज़ संगीत, और यहाँ पर ज्वेलरी रखी है। तो मुझे कहाँ कहाँ परमिशन मिलेगी, रूम नंबर 1 में मिलेगी, आपको भी रूम नंबर 1 में मिल जाएगी, आप मेरा दोस्त है। तो ये अनुराग
ये अनुराग है और ये अनुराग का दोस्त, अनुराग का दोस्त AKD को यहाँ बैठा दिया, ड्राइंग रूम में सोफे रखे हैं। मुझे कहा चल भाई अनुराग अंदर आ जा, मम्मी बुला रही है। मम्मी हाँ, मैं हाँ गया, उसकी मम्मी बाहर आई, मेरे से बात करी, आए बेटा बहुत दिन बाद आया, चल चाय पी ले। यहाँ तक मेरा इंटरेस्ट रहा। यहाँ पर क्या है, उनका घर के सामान वामान, किचन विचन है, यहाँ कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ लेडीज संगीत है, यहाँ तो मैं गया ही नहीं, और इस रूम में तो मेरा कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन थोड़ी देर बाद उस लड़के के, मेरे दोस्त के मामा जी आए। मामा जी, आप बताओ मामा जी कहाँ तक एंटर करेंगे? क्या किसी से पूछेंगे वो? क्या उनको कोई बुलाएगा? ना, मामा जी सीधे यहाँ बैठेंगे, फिर यहाँ आएंगे, यहाँ भी जाके देखेंगे, यहाँ भी जाके, सारे में देखेंगे। तो किसकी परमिशन ज़्यादा हुई अंदर जाने की? किसको ज़्यादा अंदर तक घुसाया गया? ये है, इसको बोलते हैं परमिटिविटी। इसी तरह जब कोई चार्ज किसी मीडियम में रखा होता है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को कितनी दूर तक परमिशन मिलेगी। याद रखिएगा, ये जो मैंने समझाया एग्जाम में लिखने की बात नहीं है, ये मैंने पर्सोनिफाइड किया है। मेरे अंदर ये चीज़ है, मैं पर्सोनिफाइड कर सकता हूँ फिजिक्स के कोई भी कॉन्सेप्ट को, और ये मैंने खुद बनाया। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, किसी टीचर ने नहीं बनाया होगा आज तक। इसके बाद कोई नकल कर दे तो अलग बात है, अच्छी चीज़ों की नकल हो जाए तो कोई बात नहीं है, बट कोई नकल करे तो बता देना कि अनुराग सर से मैंने एग्जाम्पल लिया है। क्योंकि मेरी बुक आएगी रामबाण फिजिक्स, उसमें आपको चीज़ें मिलेंगी सारी। मैं बुक लिख रहा हूँ रामबाण फिजिक्स, मैं 2 बुक लिख रहा हूँ, रामबाण फिजिक्स और 16 to 25। दोनों बुक्स 16 to 25 आपके बारे में, रामबाण फिजिक्स के बारे में। तो बताइए परमिशन, किसकी परमिशन ज़्यादा हुई? मामा जी की परमिटिविटी। एप्सिलम मामा इज मोर देन एप्सिलम अनुराग, और एप्सिलम अनुराग इज मोर देन किसका? किससे? दोस्त से। अनुराग का दोस्त सबसे कम किसकी? अनुराग के दोस्त की। उससे ज़्यादा अनुराग की, सबसे ज़्यादा मामा जी की। और अगर उस लड़के के पापा आ जाएं, पापा, लड़के के पापा, मेरे दोस्त के पापा, अंकल, तो उनकी तो उससे भी ज़्यादा होगी। तो पापा की एप्सिलम ज़्यादा हो जाएगी, किससे? सबसे ही ज़्यादा। तो इस तरह ही अलग अलग मीडियम होते हैं और उनके अंदर चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को चलने की परमिशन होती है। और साइंटिस्ट क्या करते हैं, हर बात को एक वैल्यू दे देते हैं, एक नाम दे देते हैं, इसका नाम रख दिया एप्सिलॉन। बताओ, एप्सिलॉन एक सिंबल है, ग्रीक सिंबल है, बस समझ जाओ आप, इससे डरते हो आप लोग हैं। और हर मीडियम का एप्सिलॉन अलग अलग होता है, जैसे पापा का सबसे ज़्यादा, मामा जी का उससे कम, मेरा उससे कम, दोस्त का उससे भी कम। इसी तरह हर मीडियम में हर चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की चलने की स्पीड, परमिशन अलग अलग होती है, इसको परमिटिविटी कहते हैं। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा परमिटिविटी क्या होती है। अच्छी तरह मैंने समझाने की कोशिश करी है। इसको एप्सिलॉन से करते हैं। हर मीडियम का अलग अलग होता है। एयर का एप्सिलॉन अलग होता है, मिट्टी के तेल का अलग होता है, केरोसिन ऑयल, ज़्यादातर यही क्वेश्चन आते हैं। मैं आपसे पूछूंगा वैल्यू अभी। अगर आपको एयर का एप्सिलॉन नोट पता है, मतलब एयर को ही सिर्फ एप्सिलॉन नोट कहते हैं, जब भी किसी कांस्टेंट के नीचे नोट लगाओ 0, तो समझ लो वो एयर या वैक्यूम के लिए है, बस एयर या वैक्यूम के लिए होता है और किसी के लिए नहीं होता है। तो चलो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, और ये तो मैंने अभी उसका बताया आपको, उसका कूलम्ब्स लॉ का। अब इसकी वेक्टर फॉर्म की बात करेंगे। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है वो भी बता देता हूं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देखो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसको K से डिनोट करते हैं, स्मॉल, और हवा का ये कितना होता है? 1 होता है। और ये हाईली इंसुलेटिंग चीज़ों का होता है, हाईली इंसुलेटिंग, इंसुलेटर्स, इंसुलेटिंग ऑब्जेक्ट्स या मटेरियल्स। जो हाईली इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं उनके इंसुलेशन को डिनोट करने का जो एक कांस्टेंट होता है, साइंटिस्ट हर प्रॉपर्टी को एक नाम दे देते हैं। तो किसी का इंसुलेशन होने का जो प्रॉपर्टी होती है, और इंसुलेशन के बाद जब वो उस पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे, जैसे जो बहुत ज़्यादा इंसुलेटेड चीज़ें होती हैं वो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर कंडक्शन करने लगती हैं। जैसे एयर एक बहुत अच्छी इंसुलेटर है, लेकिन जब थंडरिंग होती है बच्चों, थंडरिंग होती है, तब एयर के अंदर से बिजली नीचे गिरती है, लोग मरते हैं। इस बार बहुत लोग मरे यूपी के अंदर, जब बरसात शुरू हुई थी बहुत लोग मरे थंडरिंग की वजह से। सोचिए, भगवान ने हमारी एयर के ऊपर इतनी मोटी लेयर लगा रखी है। मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ इसके बारे में। भगवान ने इतनी मोटी लेयर लगा रखी है, फिर भी अगर ये अर्थ है हमारी, तो अर्थ के ऊपर बहुत मोटी लेयर है हवा की, करीब 12 से 14 किलोमीटर। उसके अंदर से ही, बादलों के अंदर से, खैर उतने ऊपर तक बादल नहीं होते, यहाँ तक होते हैं, पर एक थिक लेयर होती है, उसके अंदर से बिजली कड़कती है और लोग मर जाते हैं। काफ़ी नुकसान होता है हर साल, और पूरे वर्ल्ड में होता है, और थंडरिंग कहीं ना कहीं होती रहती है। तो ऐसा क्यों होता है कि एयर एक बहुत ज़बरदस्त इंसुलेटर है, तब भी उसको पार करके बिजली आ जाती है। जबकि आपका जो स्विच होता है, स्विच आप उसको ऑन ऑफ करते हो और वो बंद हो जाता है। इवन मेरे पास देखिए क्या है यहाँ पर, ये मेरे पास स्विच है, ये एक छोटा सा मेरे पास इंस्ट्रूमेंट है, ये मैंने बनाया ट्रांसफार्मर, मोबाइल चार्जर बनाया बेसिकली। मैंने इसको बना रहा हूँ, टूट गया थोड़ा सा। तो ये देखो, मैं ऑफ करूँगा ऑफ हो जाएगा, ऑन करूँगा ऑन हो जाएगा। क्या होगा, जब मैं ऑफ करता हूँ तो बीच में एयर आ जाती है, तो इतनी सी एयर को पार नहीं कर पाता है करंट, और ऑफ हो जाता है। लेकिन इतनी मोटी एयर की लेयर को पार करके बिजली आ जाती है। थंडरिंग क्यों, कमेंट करके बताना। और जो रेजिस्टेंस बॉक्स होते हैं, अगर आप रेजिस्टेंस बॉक्स देखोगे, मेरे पास रेजिस्टेंस बॉक्स भी है, ये देखो,
ये रेजिस्टेंस बॉक्स है। रेजिस्टेंस बॉक्स की की निकालते हैं हम। ये देखो, ये की है मेरे हाथ में, है ना। इसकी की निकालता हूँ मैं, यहाँ लगाता हूँ तो करंट चलने लगता है, यहाँ से निकालता हूँ तो की निकलते ही करंट रुक जाता है। क्यों? क्योंकि बीच में एयर आ जाती है। ध्यान से देखिए, ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, वहाँ पर लाइट नहीं है, अब देख लो। रेजिस्टेंस बॉक्स है, जहाँ से की हटा दूंगा वहीं पर करंट चल जाएगा, की हटाते ही करंट रुक जाएगा। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि बीच में एयर आ जाती है दोस्तों। क्या आ जाती है? एयर आ जाती है। तो ये फंडे होते हैं जो आपको सीखने पड़ेंगे, और ये फंडे बहुत ज़बरदस्त हैं, काम के हैं। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये होता है, ठीक है ना। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, फिर हम एमसीक्यू करेंगे बहुत सारे, 3-4 एमसीक्यू मेरे पास, एक असर्शन रीजन क्वेश्चन है, थोड़ी देर रुक जाइए। सबसे पहले हम बात करते हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। चूंकि भाई देखो, मैं आपको एक बात बता दूं, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ये एग्जाम में इस बार तो खैर डेरिवेशन तो नहीं आ सकता क्योंकि एमसीक्यू होना है। सिंस फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, इट इंप्लाइज कूलम्स लॉ मस्ट बी। आपसे टीचर पूछेगा कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म क्यों पढ़ते हैं, तो आप बोलोगे सर फोर्स वेक्टर है इसलिए मस्ट बी एक्सप्रेस्ड, इसलिए कूलम्स लॉ को एक्सप्रेस करना जरूरी है इन वेक्टर फॉर्म। तो आपका टीचर एकदम कहेगा वाह शाबाश मेरे बच्चे, क्या बात कही। चूंकि कूलम लॉ, चूंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि इस तरह लिखते हैं इसको हम एफ के ऊपर वेक्टर लगाकर, इसलिए इसको हमें वेक्टर फॉर्म में लाना ही पड़ेगा। तो जो हम कूलम लॉ लिखते हैं एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये तो जनरल फॉर्म है। तो फिर वेक्टर फॉर्म क्या है, और यूनिट जरूर लिखेगा न्यूटन। तो मैंने इसके लिए एक डायग्राम बनाया है, इसको मैं दिखाऊंगा आपको। ये डायग्राम ध्यान से देखिए। इस डायग्राम में क्या है, अगर आपको दिख रहा हो, ये दो चार्ज हैं Q1 एंड Q2, और ये इनका पोजीशन वेक्टर है O, यहाँ से इसकी डिस्टेंस है R1 और यहाँ से इसकी डिस्टेंस वेक्टर है R2, इसको पोजीशन वेक्टर कहते हैं हम। तो Q1 जो है इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, तो इसको हम कहेंगे F21। ध्यान से देखिए, जिस पर लगता है उसका नाम पहले लिखते हैं, मेरी बात नोट कर लीजिए। 2 पर लग रहा है फोर्स, सेकंड चार्ज पर फोर्स लग रहा है, तो यहाँ 21 लिखा, जिस पर लगा वो पहले, जिसने लगाया वो बाद में। इसी तरह Q1 पर फोर्स लगाएगा Q2, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर F12, जिस पर लगा F12। क्लियर समझ में आया? मैं दूसरे मार्कर से लिख देता हूं, यहां पर आपको दिख रहा होगा F12। क्यों लिखा मैंने ऐसा वेक्टर लगाकर? जिस पर लगता है उसका नाम पहले लिखते हैं, ये आप ध्यान रखिए। तो यहां पर एक जो ये पोजीशन वेक्टर आएगा, इसकी वैल्यू क्या होगी? R21। R21 मतलब R2 माइनस R1, ये पोजीशन वेक्टर है। इसके बाद बस कुछ नहीं करना, देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया डायरेक्ट, क्योंकि डेरिवेशन करना नहीं है, ये जनरल फॉर्म है और ये वेक्टर फॉर्म है। कुछ नहीं करना आपको, R12 एक ऊपर वेक्टर लगा देना है। कोई पूछे क्या है तो बोल देना है पोजीशन वेक्टर है, दैट इज गिविंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बस। और डायग्राम अगर आ जाए कि कौन सा डायग्राम सही है एमसीक्यू की फॉर्म में, तो डायग्राम बना देना। मैंने इसको सिंप्लीफाइड कर दिया। मैंने देखा कुछ वीडियोस में जो इसके ऊपर बहुत लंबी वीडियो बना रखी है, जिससे आपका टाइम वेस्ट होगा। इस पर न्यूमेरिकल से कोई बेनिफिट होगा नहीं। डेरिवेशन इसका आता था पहले, इस साल फर्स्ट टर्म में आना नहीं है डेरिवेशन। एमसीक्यू आएगा तो वो फर्स्ट नॉर्मल लॉ से हो जाएगा इससे ही। हाँ, ये पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा सही है। मान लो एक में लिख दिया R12 के ऊपर कैप, ये वेक्टर, एक के ऊपर लिख दिया R12 ऐसे, तो आप इस फॉर्म को सही मानना, यही आएगा आपके एग्जाम में। क्लियर समझ में आया? अब देखो मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ। एक एमसीक्यू मैंने कुछ लिए हैं, वो एमसीक्यू आपकी प्रैक्टिस के लिए। कूलम्स लॉ हम पूरा कर चुके हैं, इसके कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे कूलम्स लॉ के। कूलम इज द यूनिट ऑफ विच क्वांटिटी, इनमें से किस क्वांटिटी की कूलम यूनिट है? तो फील्ड स्ट्रेंथ ना, चार्ज ना, यस चार्ज। तो इसका आंसर क्या हुआ? चार्ज। सबको पता है कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। तो इसको मैं ज़्यादा नहीं एक डाल दिया। आप सोच रहे होंगे सर आपने इतना आसान सवाल क्यों डाला है? कई बार आसान चीज़ें ही मुश्किल पड़ जाती है। याद रखिएगा Q इज इक्वल टू NE होता है। चार्ज निकालने की जो फॉर्मूला है वो ये है, और इसकी यूनिट होती है कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फाइंड द फोर्स बिटवीन 2 कूलम एंड -1 कूलम सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन एयर। तो इसको बहुत आसानी से आप कर सकते हो। एक डायग्राम बना लो पहले। 2 कूलम का चार्ज, ये -1 कूलम, तो 2 कूलम और -1 कूलम, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 1 मीटर। आपको इनके बीच का फोर्स निकालना है। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसके बाद आप क्या करोगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखोगे तो क्या आएगी? 9 × 10⁻⁹। Q1 क्या लेंगे? 2 कूलम। ये क्या लेंगे? माइनस, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इससे, तो अट्रैक्शन होगा।
एक प्लस का चार्ज दे रखा है, एक माइनस का, इसका मतलब इनके बीच में कैसा लगा हुआ है, अट्रैक्शन। तो आपसे नेचर भी पूछ सकता है, नेचर। तो कई बार ऐसा होगा, दो आंसर ठीक होंगे, एक में रिपल्सिव लिखा होगा और एक में क्या लिखा होगा, अट्रैक्टिव, सेम आंसर में अट्रैक्टिव। तो आप देख लेना, ये प्लस चार्ज है, माइनस है, तो अट्रैक्शन वाला आंसर सही होगा। बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे देखते हैं अच्छा भाई ये आ गया आंसर, चलो भाई इसको ठीक कर देते, मुझे नहीं पता है आंसर है, मैं तो आपसे दिखा रहा हूँ बस। और आर स्क्वायर कितना है, 1 मीटर की डिस्टेंस है, तो 1 मीटर का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा बताओ। मैंने लिख दिया इसको 9 टू 18 इंटू 10⁹ न्यूटन। माइनस का मतलब अट्रैक्शन लग रहा है, तो क्या आंसर बना इसका, 18 इंटू 10⁹। और कुलम दे रखे हैं, डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन एयर, न्यूटन में बताना है। तो इसमें माइक्रो कुलम नहीं है, यहाँ माइक्रो कुलम होगा, तो इसमें आंसर आएगा ये वाला 18 इंटू 10⁹। तो 18 इंटू 10⁹, रिपल्शन और अट्रैक्शन, ये 9 ना होकर वो है, मतलब प्लस है यहाँ पर, तो ये माइनस वाला ये 9 लिख लो, यहाँ पर 6 नहीं है, 9 लिख लो, तो ये आंसर आ गया इसका माइनस में। तो आप फाइनल आंसर ये लिख देना माइनस, क्योंकि इसने अट्रैक्शन रिपल्शन ना लिखकर ऑप्शन में माइनस प्लस लिख रखे हैं, तो ये आंसर है। तो ये जो भी 6 पावर दिख रही है सब 9 कर लो इनको, ये मिस्टेक हो गई है ना, ये टाइप करते हुए दिक्कत हो गई, तो ये आंसर आ गया आपका, कर लोगे इसको भी। अब एक क्वेश्चन और भी है, 2 चार्जेस ऑफ 1 कूलम एंड -4 कूलम एग्जिस्ट इन एयर, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये क्वेश्चन देखिए कैसा है, डायरेक्शन, नेट डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है। एक क्वेश्चन ये है, 1 कूलम का चार्ज रखा हुआ है, दूसरा चार्ज रखा हुआ है कितना हमारा, -4 कूलम का। आपको बताना है डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगी, अवे फ्रॉम 1 कूलम, अवे फ्रॉम -4 कूलम, फ्रॉम 1 कूलम टू -4 कूलम, या -4 कूलम टू 1 कूलम। अब ये बड़ा दिक्कत हो गई, ये प्लस चार्ज है, माइनस का चार्ज है, ये अट्रैक्ट करेंगे, दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। अगर मैं इसको 1 मान लूं और इसको 2, तो जिस पर लगता है उसको पहले लिखते हैं। तो ये फोर्स इस पर लग रहा है, इस पर, तो इसका नाम क्या होगा, F12, इसका नाम क्या होगा, F21। सो व्हाट इज द नेट डायरेक्शन ऑफ फोर्स, किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन तक चल रहा है, कौन बच्चा बता सकता है इसमें से। और ये अट्रैक्ट होंगे, ये तो आपको पता होगा अट्रैक्ट होंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा, C, 1 कूलम से -4 कूलम की तरफ। क्यों, क्योंकि यार ये चार्ज पॉजिटिव है, इसको हम बड़ा मानेंगे, इसको छोटा, तो नेट फोर्स की डायरेक्शन इधर को होगी, नेट फोर्स की डायरेक्शन इधर को होगी। तो ये आंसर समझ में आ गया। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है क्वेश्चन आपके उसमें भी आ जाए फर्स्ट टर्म एग्जाम में, या आपके स्कूल के यूटी में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कूलम लॉ इज एन इम्प्लीकेशन ऑफ विच लॉ। कूलम लॉ इनमें से किस लॉ का इम्प्लीकेशन है, एम्पियर लॉ का, गॉस लॉ का, बायो-सैवर्ट लॉ का, लेंज लॉ का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर फर्स्ट टर्म। बताओ, कमेंट करो सारे बच्चे, इसका आंसर क्या है। इसका आंसर मैं बताऊं अभी या बाद में बताऊं, कमेंट करके बता दो, बताओ। चलो बता देता हूं, गॉस लॉ का। अगर कोई पूछे कूलम लॉ किसका इम्प्लीकेशन है, तो गॉस लॉ से ही ये लॉ इम्प्लीकेट किया गया है, मतलब गॉस लॉ इसका इम्प्लीकेशन है। तो द कूलम लॉ इज द एन इम्प्लीकेशन ऑफ विच लॉ, गॉस लॉ। ध्यान रखिएगा, 4th क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए मैं एक क्वेश्चन और आपको दिखाता हूं, और फिर एक क्वेश्चन मेरी तरफ से। फॉर अ चार्ज ऑफ Q1 द इफेक्ट ऑफ चार्ज Q2 ऑन Q1 विल बी। तो ये एक जनरल है कि अगर 2 चार्ज दे रखे हैं Q1 एंड Q2, मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन दिए हैं यहाँ पर जो आपको कंफ्यूज कर सकते थे, और ये Q2 है, ठीक है ना। तो एक चार्ज Q1, एक चार्ज Q2, तो पूछ रहा है द इफेक्ट ऑफ चार्ज Q2 ऑन Q1 विल बी। तो यार क्या होगा, देखो मैंने क्या बताया था, 2 चार्ज अगर रखे हो तो दोनों चार्ज एक दूसरे पर बराबर फोर्स लगाते हैं, लेकिन इक्वल अपोजिट। इसका फोर्स अलग होगा, इसका अलग होगा, तो हम क्या लिखेंगे, F1 इज इक्वल टू -F2। एक्शन रिएक्शन लॉ को फॉलो करेगा, सो B इज द करेक्ट ऑप्शन, B इज द करेक्ट ऑप्शन। एक्शन रिएक्शन लॉ को फॉलो करते हैं चार्ज, इसलिए B इसका सही आंसर है। अब मेरे पास एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, असर्शन रीजन क्वेश्चन। मैं फटाफट जल्दी कर रहा हूं, आपको कोई डाउट हो आप कमेंट कर देना, और फिर एक क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा असर्शन रीजन के बाद अपनी तरफ से। ये है, देखिए असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन इस तरह के आते हैं, बच्चे बहुत डिमांड कर रहे थे। ये जो बोर्ड को 2 सीरीज है, इसमें क्या है, इसमें एक एक टॉपिक की एक वीडियो है, 30-35 मिनट की, 25 मिनट की, 25 से 35 मिनट के अंदर खत्म हो जाया करेगी। मैं घड़ी तो नहीं देखता बट कोशिश करता हूँ। उसके अंदर उस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स, मतलब MCQ, और 1 या 2 असर्शन रीजन, ताकि आपको वो वीडियो देखने से पूरी प्रिपरेशन आपकी हो जाए। असर्शन दे रखा है, असर्शन का मतलब होता है कोई फैक्ट, इसको कभी कभी ए भी लिख देते हैं, खाली ए। इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम आर हेल्ड ड्यू टू कुलम्बिक फोर्स या कुलम फोर्स। ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इधर एनिमेशन लगाया हमने, और अंदर क्या है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो असर्शन क्या है, एक फैक्ट है कि इलेक्ट्रॉन आर हेल्ड, इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखते हैं कुलम्बिक फोर्स। रीजन,
द एटम इज स्टेबल ओनली बिकॉज द सेंट्रीपिटल फोर्स ड्यू टू कुलम्स लॉ इज बैलेंस्ड बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये इसका रीजन बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन इसलिए नहीं बाहर भागते क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स बांध के रखते हैं। अब इसमें ऑप्शन क्या क्या आते हैं वो भी देख लीजिए। असर्शन और रीजन दोनों दे रखे हैं, दोबारा लिख दिए मैंने। अब आपके पास ऑप्शन क्या बचता है कि यार ए एंड आर आर ट्रू, दोनों ठीक हैं, और आर इसका मतलब ए भी बात सही है, असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ये हमेशा ऑप्शन ए में आएगा। बी ऑप्शन, ए और आर मतलब असर्शन रीजन दोनों ठीक हैं, आर इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, आर इनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन। सी में क्या आएगा, ए तो ठीक है लेकिन आर गलत है, मतलब आर जो असर्शन है वो बात सही है और ये गलत है। और डी क्या है, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो इसमें क्या है देखो, असर्शन में इलेक्ट्रॉन इन द एटम आर हेल्ड ड्यू टू कूलम्बिक फोर्स, बिल्कुल ठीक बात है। रीजन, द एटम इज स्टेबल ओनली बिकॉज, एक रीजन ये है, रदरफोर्ड ने मैक्सवेल ने थ्योरी बताई थी, लेकिन ओनली की वजह से देखिए, ओनली की वजह से गलत हो गया बच्चों। जबकि बच्चे अगर ओनली वर्ड नहीं पढ़ेंगे तो इसको ठीक मान लेंगे और क्या आंसर लगा देंगे इसका, ए, कि ए आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये ज़्यादातर बच्चे आंसर लगाएंगे, और थोड़े से इंटेलिजेंट बच्चे लगा देंगे कि दोनों ठीक हैं बट ये करेक्ट नहीं है। चलो, लेकिन सबसे इंटेलिजेंट बच्चा इसको सिलेक्ट करेगा, सी को, क्योंकि इसमें क्या है, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो बिल्कुल ठीक है। तो कैसे पता लगाते हैं, देखो ये गलत है एकदम, तुक्का कैसे, मतलब अगर आपको आंसर ना पता हो, ए इज फॉल्स, ये यहाँ पर गलत हो गया क्योंकि बात बिल्कुल ठीक है कि ये कूलम्बिक फोर्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, कूलम्बिक फोर्स। दुनिया के सबसे ताकतवर फोर्स क्या होते हैं, न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो ये तो गलत हो गया। अब बचे 3। अब पहले पे आते हैं, ए एंड आर आर ट्रू, तो इस ओनली वर्ड ने इसको गलत कर दिया, आर ट्रू नहीं है, तो ये भी गलत चला गया। अब बी पे आते हैं, ए एंड आर आर ट्रू, तो ये भी गलत हो गया। अब क्या बचा, बस सी। तो आपका असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन एकदम ठीक हो जाएगा इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो मैंने बेस्ट क्वेश्चन, अच्छा ये बहुत चांस है कि जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ हर टॉपिक की वीडियो, आप दुआ करिएगा मेरे लिए कि मैं वीडियो बना पाऊँ लगातार। मेरे साथ ऐसा होता है, एक तो इतने लोग हैं, इतना सारा स्पैमिंग है, न्यूज़ रिपोर्टर, पढ़ाना तेरे बस की बात नहीं है। भाई जो इतने सालों से ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ा रहे हैं बच्चों को, इतनी रैंक निकाल चुके हैं, उनको आप ऐसे बोलते हो। यूट्यूब पे नहीं है इसका मतलब थोड़ा ही कि हम पढ़ाते नहीं हैं, बट आज उसके बारे में बात नहीं करूँगा। आप लोग दुआ देना मुझे नेगेटिव ताकतें कुछ नुकसान नहीं कर सकती जब तक आपकी दुआ मेरे पास रहेगी। क्वेश्चन ऑफ द डे, हर टॉपिक में एक क्वेश्चन छोड़ के जाया करूँगा जो आपको करना है। क्वेश्चन ऑफ द टॉपिक, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करोगे और मैं आपको बताऊंगा कि इसका आंसर कैसे निकलेगा या आंसर सही क्या है। क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है कि 9 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है और एक चार्ज रखा हुआ है 6 माइक्रोकूलम। याद रखिएगा दोनों चार्ज पॉजिटिव, और आपके इनके बीच की डिस्टेंस दे रखी है 1 मीटर। आपको बताना है कि इनके बीच में एक चार्ज कहाँ रखें, कहीं भी ऊपर बाहर इस लाइन पर एक चार्ज रखना है, और वो चार्ज कितने का है, 1 कूलम का, सो दैट इट एक्सपीरियंसेस नो फोर्स। आपको बताना है वेयर, क्वेश्चन क्या है, वेयर अ 1 कूलम चार्ज is to be placed so that it experiences no force, ताकि इस पर कोई फोर्स ना लगे। ये है मेरा क्वेश्चन। इसका थोड़ा हिंट दे देता हूं मैं आपको। ये लाइन ऑफ एक्शन है, यहीं पर चलो यहीं पर देख लेते हैं। आप मान लो यहाँ रखा है 1 कूलम का चार्ज, ये डिस्टेंस 1 मीटर दे रखी है, इसको आप x मान लो तो कितनी बचेगी, 1 माइनस एक्स। और ये 9 माइक्रोकूलम का चार्ज है, इसको लिख लो 9 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 कूलम, और इसको लिख लो 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 कूलम। और ये डिस्टेंस x मीटर और ये 1 माइनस एक्स मीटर। अब आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच का फोर्स निकालना है। इसका नाम रख लेते हैं ABC, तो आपको निकालना है FAB और आपको निकालना है FBC, मतलब इसके और इसके बीच का फोर्स और इसके बीच के फोर्स को इक्वल कर दोगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर, समझ में आया? सोल्व करूँ इसको भी या आप कर दोगे सोल्व? चलो इसको भी सोल्व कर देता हूँ, मैं छोड़ना नहीं चाहता आपके लिए कुछ भी। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसके और इसके बीच का फोर्स निकाल रहा हूँ मैं। एक चार्ज है 9 माइक्रोकूलम का और एक 1 कूलम का, तो इनके बीच का फोर्स निकालते हैं। तो FAB शुड बी इक्वल टू FBC, यहाँ लिख देंगे सिंस FAB शुड बी इक्वल टू FBC।
तो एफ ए बी कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 कितना है 9 माइक्रोकूलम और Q2 कितना है 1/r² मतलब x² इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, इस बार Q1 कितना है 1 और Q2 कितना है 6 माइक्रोकूलम, तो 10⁻⁻6/1 x का होल स्क्वायर। ये इससे कैंसिल हो गया, 10⁻⁻6 से 10⁻⁻6, 1 से 1 मजा आता है ना काटने में से, इसलिए मैं काट रहा हूँ। अब क्या बचा हमारे पास 9/x² इज इक्वल टू 6/1 x का होल स्क्वायर। जो नूब बच्चे होंगे, नूब मतलब जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, वो क्या करेंगे, इसको खोल देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा मत करना, फंस जाओगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, सोल्व करना भारी पड़ जाएगा। स्मार्ट बच्चा क्या करेगा, पहले इसको मिनिमाइज करेगा, 3 3 9, 3 2 6। इसके बाद क्या करेगा वो, इसको लिखेगा 3/x² इज इक्वल टू 2/1 x का होल स्क्वायर। कभी भी होल स्क्वायर मत खोल देना मेरे बच्चों। फिर क्या करें सर, x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको लिखो √3/x का होल स्क्वायर और इसको लिखो √2/1 x का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, इसको 3 को √3 लिख दिया, x का स्क्वायर पहले से था, होल स्क्वायर बन गया, होल स्क्वायर कैंसिल बाय होल स्क्वायर। या आप लिख सकते हो टेकिंग अंडर रूट ऑफ बोथ साइड, पर कौन देखेगा एमसीक्यू में, आपको तो सोल्व करना है ना। तो क्या बचा √3/x इज इक्वल टू √2/1 x, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, √3 माइनस √3x इज इक्वल टू √2x। x वालों को एक साथ ले लो, उधर चला जाएगा, x कॉमन आएगा, √3 प्लस √2 इज इक्वल टू √3। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, √3/√3 प्लस √2। √3 की वैल्यू 1.7, √2 की वैल्यू 1.4, 1.7, सोल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा मीटर में आंसर। ये होती है टेक्निक क्वेश्चन सोल्व करने की, शॉर्ट ट्रिक बता दी मैंने आपको। कब लगेगा ये क्वेश्चन, क्या था कि 2 चार्ज रखे हुए हैं, 9 माइक्रोकूलम 6 माइक्रोकूलम, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 1 मीटर। बताओ एक तीसरा चार्ज 1 कूलम का कहाँ रखें कि इस पर कोई फोर्स ना लगे। हमने इसको x मान लिया था और ये हो गया था 1 - x। तो ये है भाई लेक्चर आज का। मैंने आपको कूलम्स लॉ पढ़ाया, कूलम्स लॉ के बारे में बताया कि कूलम्स लॉ कब लगता है, जब पॉइंट चार्ज होते हैं केवल और उनके सेंटर तक की डिस्टेंस लेते हैं, पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है बस। और इसके बाद मैंने कूलम लॉ को पूरा समझाया आपको, k की वैल्यू कैसे लेते हैं। इस वीडियो को आप एक बार फिर देख लेना दोबारा, और अगर वीडियो के बारे में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। इसके अलावा मैंने आपको वेक्टर फॉर्म बताई, फिर आपको मैंने 3-4 MCQ करवाए, एक असर्शन रीजन करवाया और एक स्पेशल प्रॉब्लम भी करवाई दोस्तों। आई होप ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लेक्चर हम बोर्ड के लिए टारगेट कर रहे हैं, पर ये लेक्चर नीट और जेई मेंस के लिए भी बहुत काम करेंगे, बिकॉज अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई तो फिर क्या एग्जाम और क्या नीट और क्या जेई। बच्चे सोचते हैं मैं जेई की तैयारी कर रहा हूं, और जब मैं उनसे NCERT के सवाल पूछता हूं तो उनसे नहीं होते। ऐसे कई बच्चे जो कोटा और दिल्ली में कोचिंग करते हैं, मुझे कई बार मिल जाते हैं मेट्रो में, आजकल तो मैं कम जा रहा हूं। मैं कहता हूं बेटा ये क्वेश्चन आता है NCERT का, नहीं सर हम तो जेई की तैयारी कर रहे हैं। बेटा ये आता है, नहीं सर हम तो नीट की तैयारी कर रहे हैं। स्कूल जब खुलते थे यूटी में बच्चे पास नहीं हो पाते और तैयारी किसी कर रहे हैं, जेई की। मैं दोषारोपण नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ पहले बेसिक करो, बेसिक आ गया तो सब कुछ आ गया। ट्रस्ट मी, मार्केटिंग गिमिक से मत पढ़िए। लव यू ऑल।